આકાશવાણી અમદાવાદ વડોદરા પ્રાદેશિક સમાચાર વિભાગ રજૂ કરે છે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના 12 વર્ષના સફળ કાર્યકાળ અંગે વિશેષ શ્રેણી 12 વર્ષ સુશાસનના, જે અંતર્ગત આજના અંકમાં આપણે સાંભળીશું ભારતીય રેલવે વિકાસની નવી સફર અંગે વિશેષ ચર્ચામાં ભાગ લઈ રહ્યા છે પશ્ચિમ રેલવે અમદાવાદના ડિવિઝનલ રેલવે મેનેજર વેદ પ્રકાશ અને આકાશવાણી અમદાવાદના સંવાદદાતા અપર્ણા ખૂંટ. નમસ્કાર શ્રોતા મિત્રો, આકાશવાણી અમદાવાદ દ્વારા પ્રસ્તુત આજના કાર્યક્રમમાં હું અપર્ણા આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. 12 વર્ષ સેવાના આ શ્રેણી અંતર્ગત આજના કાર્યક્રમમાં આપણે વાત કરીશું એક એવી પરિવહન સેવાની જે ભારતની જીવાદોરી ગણાય છે. જી હા શ્રોતા મિત્રો, આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ ભારતીય રેલવેની. છેલ્લા એક દાયકામાં રેલવેએ માત્ર પોતાની ઝડપ જ નથી વધારી, પરંતુ એક નવી ઓળખ પણ બનાવી છે અને આધુનિકતાના માપદંડોને પણ નવા આયામો આપ્યા છે. રેલવેની આ પરિવર્તનકારી યાત્રા અંગે ચર્ચા કરવા આજે આપણી સાથે સ્ટુડિયોમાં જોડાયા છે અમદાવાદ મંડળના મંડળ રેલ પ્રબંધક વેદ પ્રકાશજી. સર, ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે આપનું આકાશવાણીના સ્ટુડિયોમાં, અમારે સ્ટુડિયોમાં. સર, છેલ્લા 12 વર્ષોમાં ભારતીય રેલવેની કાર્ય સંસ્કૃતિ, યાત્રી સેવાઓ બધામાં જ એક અમૂલ પરિવર્તન આવ્યું છે. તો આપ આ યાત્રાને કેવી રીતે જુઓ છો? શું કામ છેલ્લા 12 વર્ષમાં થયું છે રેલવેમાં? देखिए, भारतीय रेल जो है वो 2.32 करोड़ पैसेंजर्स को डेली ढोती है. इसका मतलब अगर हम कंपेयर करें, ऑस्ट्रेलिया महादेश जो है उसके टोटल पॉपुलेशन को डेली ट्रेन पे ले जाती है. तो ये जीवन रेखा, जैसे आपने कहा, सचमुच जीवन रेखा है. और विगत जो 2014 के बाद जो ये 12 साल का जो टेन्योर है उसमें अमूल चूल परिवर्तन हुआ है. चाहे वो स्टेशन का डेवलपमेंट हो, इंडिया के पूरे इंडियन रेलवे में 8000 स्टेशन हैं. हर स्टेशन में कुछ ना कुछ चेंजेस तो हुए ही हैं, लेकिन जिसे हम अमृत स्टेशन कहते हैं वो 1300 स्टेशन में डेवलपमेंट का काम चल रहा है. कुछ का तो इनॉग्रेशन हो चुका है, कुछ कंप्लीट है और कुछ कंप्लीट होने के में है. तो हर छठा स्टेशन पूरे इंडियन रेलवे का वो फिर से रिवैम्प हो रहा है, फिर से रीडेवलप हो रहा है. तो ये आज तक का सबसे बड़ा वर्ल्ड का स्टेशन रीडेवलपमेंट का प्रोग्राम है. डिफरेंट कंट्री जैसे जापान है, फ्रांस है, जर्मनी है, वो 1 या 2 स्टेशन एक डिकेड में करती है. और हमने लिया है जो संकल्प वो 1300 स्टेशन के डेवलपमेंट का. બિલકુલ સર, રેલવેનો જે આ કાયાપલટ છે એ માત્ર દેખાવમાં નથી, પરંતુ યાત્રીઓ પ્રત્યેની એક બદલાયેલી સંવેદનશીલતા અને કાર્યશૈલીનું પણ પરિણામ છે. અને આ સફરની સૌથી આકર્ષક જો કોઈ કડી હોય તો એ વંદે ભારત અને નમો ભારત ટ્રેનનો છે. આ આધુનિક અને ઝડપી રેલવેની એક નવી શરૂઆત આજે ભારતમાં થઈ છે, જે નિશ્ચિત રૂપથી આપણે કહી શકીએ કે એક વૈશ્વિક કક્ષાની છે. તો છેલ્લા 5 વર્ષમાં આ આધુનિક રેલવેનો વ્યાપ જે છે એ કેવી રીતે વધ્યો છે? अगर मैं कंपेयर करूं जो ट्रेन के जो डब्बे हैं उनको, तो आप देखो, जब हम ICF कोचेज, लाल रंग के डब्बे, आप हर श्रोतागण देखे होंगे कि जो कोचेज थे पहले लाल रंग के होते थे, पुराने डब्बे थे, इसको ICF कोचेज कहते थे. ये जर्मन की टेक्नोलॉजी थी, पुरानी 1930 की. उसको हम कब तक ढो रहे थे? 2022 तक चलता रहा ये. उसके बाद फेज आया LHB कोचेज का. तो ये टेक्नोलॉजी जो है 1970 की है, यूरोप की. बराबर. और 1970 की टेक्नोलॉजी हम अभी इम्प्लीमेंट कर रहे थे. जब PM साहब ने हमें चैलेंज दिया कि भाई आपको अपनी टेक्नोलॉजी बनानी है, बराबर, ट्रेन सेट बनाना है, और हमें 2016 में ये चैलेंज दिया गया कि 2018 में आपको बना के दिखाना है. तो जो पहली, जिसे हम वंदे भारत बोलते हैं, ट्रेन सेट, उसका नाम दिया गया ट्रेन 18. 2018 के हिसाब से वो चैलेंज मिला था. रेलवे ने थोड़ा डिले करके बनाया. 2019 में जनवरी में पहली वंदे भारत ट्रेन का इनॉग्रेशन PM साहब ने किया, जो कि नई दिल्ली से बनारस और नई दिल्ली से जम्मू के लिए स्टार्ट हुई थी. और उसके बाद फिर हम लोगों ने इतना डेवलप किया उसको कि उस ट्रेन सेट को हम लोगों ने नॉर्मल सिस्टम में लेते आए. अब LHB का प्रोडक्शन कम हो गया. ICF के कोचेस करीब खत्म होने पे कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है. LHB के कोचेज हैं, क्योंकि उसका सेल्फ लाइफ होता है, वो चलेंगे. लेकिन जो ट्रेन सेट का कॉन्सेप्ट जो वर्ल्ड ओवर चेंज हुआ है, उसमें अभी तक आप बता दें कि 164 सर्विसेज चल रही है ट्रेन सेट की. इंडिया के हर कॉर्नर में, हर डायरेक्शन में चल रही है.
अगर उसको मैप में देखा जाए तो लगेगा कि भारत माता का पूरा आर्म है, लेंथ है, सर है, पैर है, जम्मू कश्मीर से लेकर के केरला, कन्याकुमारी से लेकर के गुवाहाटी, इधर पूरा का पूरा ओखा और वेरावल, हर कॉर्नर, हर स्टेट्स को कवर करता है। और इसके साथ साथ ये तो हुआ जो एक डिस्टेंस में चलने की, एक है जो कि बड़े शहरों को छोटे शहरों से मिला करके ग्रोथ पूल के जो कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट का, उसको करने के लिए नमो भारत रैपिड रेल का कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया जी। उसी के तहत मेरठ से दिल्ली का, जैसे कि अहमदाबाद से भुज का, जैसे कि दरभंगा से लेकर के पटना का, तो ये कॉन्सेप्ट आया है जिसमें कि 2000-3000 लोग आराम से एसी में बैठ करके और सफर करते हैं और सुबह चलते हैं और सुबह 6 बजे चले, 8 बजे पहुंच गए, अहमदाबाद में काम किया, रात में लौटे, घर को चले गए। तो ये एक जो ग्रोथ पूल का कॉन्सेप्ट है, कि अभी ग्रोथ पूल का कॉन्सेप्ट है कि मेट्रोज ही ग्रोथ पूल है, लेकिन अब हम स्पॉटिक वे में ग्रोथ पूल को डेवलप कर रहे हैं, जो कंट्री का प्रोग्राम है। उसी के तहत इसको कि छोटे शहरों को बड़े शहरों से जोड़ करके एक दूसरे में समन्वय बैठाना। इसके अलावा ये दोनों एसी है, हमारी जो मास चल रही है, जो जनता चल रही है, वो नॉन एसी में चल रही है, उसके लिए भी बहुत जोर शोर से काम किया गया और नमो अमृत भारत ट्रेन का की व्यवस्था की गई। अमृत भारत ट्रेन में क्या होता है, 22 कोच की ट्रेन होती है, एलएचबी है, जो पुराने एलएचबी है उसी को हम लोगों ने चेंज किया, उसके आगे पीछे इंजन लगा दिया गया कि कहीं भी रिवर्सल हो तो समय नहीं हो, इंजन कटता है, जाता है, प्रेशर रेडी करता है, तो इमीडिएटली वो चलना स्टार्ट कर दे। दूसरा कि 11 कोचेज उसके स्लीपर के हैं और 11 जनरल के हैं, और सारे के सारे कोचेज के कंडीशन आप देखोगे तो सरप्राइज होगे कि राजधानी के कोचेज है उसके बराबर है सही। तो जो हमारी जनता जो चल रही है, जो कि स्लीपर में भी चलने वाली है, जो कि जनरल क्लास में भी चलने वाली है, उनको वही लुक, वही फैसिलिटी जो कि राजधानी में मिलती है, वही फैसिलिटी यहाँ पे मिल रही है। और इसमें जितने भी लोग जाएं उसमें प्रेशर नहीं होता, आसानी से लोग जा सकते हैं। જ્યારે આપણે આધુનિક અને ઝડપી ટ્રેનની વાત કરી રહ્યા છીએ ત્યારે બુલેટ ટ્રેનની વાત ચોક્કસ આવે છે, અને બુલેટ ટ્રેનનું સ્વપ્ન પણ હવે વાસ્તવિકતા બની રહ્યું છે અને થોડાક વર્ષોમાં જ આપણને એ મળવાનું છે. તો શું કહેશો સર, અમદાવાદ મુંબઈ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટનું કામ હાલ કયા તબક્કે છે અને ગુજરાતના આર્થિક પરિપ્રેક્ષ્યથી જોવા જઈએ તો કેવી રીતે આનો ફાયદો સમગ્ર ગુજરાતને મળવાનો છે? बुलेट ट्रेन परियोजना एक बहुत ही चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था और आपको विश्वास नहीं होगा कि जहाँ से हम ये हेल्प ले रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी आ रही है, वो भी सरप्राइज है कि इतने जल्दी कैसे कर लिया। मतलब जो हमारा टारगेट है 2027 अगस्त में पहली जो बुलेट ट्रेन है वो सूरत से बेलीमोरा चलेगी। इसमें जो डेवलपमेंट है वो मैं बता दूं श्रोता बंधुओं को, तो सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि बुलेट ट्रेन टोटल 508 किलोमीटर पे है, जिसमें 352 किलोमीटर गुजरात में है और बाकी बचा हुआ 156 किलोमीटर महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के वर्क को थोड़ा लेट स्टार्ट हो पाया क्योंकि वहाँ लैंड एक्विजिशन नहीं हो पाया था, लैंड नहीं मिल पाया था। अब जब लैंड मिल गया है तो वहाँ भी तेजी से काम चल रहा है और टोटल अगर पियर्स देखें तो 447 पियर्स होने थे, जिसमें से 352 पियर्स और फाउंडेशंस वो गुजरात में होने थे, गुजरात में हो गए। 95 पिलर्स महाराष्ट्र में हुए। गडर्स 367 टोटल होने थे, उसमें 346 गुजरात में होने थे, सारे के सारे हो गए। गडर का लॉन्चिंग उसमें भी 341 गडर लॉन्च हो गए। तो टोटल ट्रैक किलोमीटर, जो कि जब ट्रैक बिछाते हैं उसके बाद हम ट्रेन चला सकते हैं। तो आपको बता कर देते हुए बड़ा ही हर्ष हो रहा है कि बुलेट ट्रेन के 193 किलोमीटर के ट्रैक भी बिछा दिए गए हैं। और ट्रैक से भी काम नहीं चलता क्योंकि चलाने के लिए इंजन चाहिए होगा, ये इलेक्ट्रीफाइड टेरिटरी है, तो उसमें 185 किलोमीटर का OHE, जिसको कि ओवरहेड इक्विपमेंट बोलते हैं, जो तार लगता है इलेक्ट्रिक का, वो भी लगा दिया गया। तो बहुत ही चैलेंजिंग है और इतनी तेजी से काम करने में हर को आश्चर्य कि इतनी जल्दी इंडिया कैसे कर रहा है। और इसमें जो टेक्नोलॉजी है, जो मशीनरी है, जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर है, सब इंडिया के हैं और सब पहले सीखा उन्होंने अपने यहाँ लॉन्चर, अपने यहाँ के क्रेन्स सभी ला करके यहाँ पे और काम करना स्टार्ट किया। अभी हाल ही में अहमदाबाद के बगल में गडर लॉन्च किया गया था, वर्ल्ड का बिगेस्ट गडर, 2000 टन का बुलेट ट्रेन में। उसमें बड़े यूनिक वे में क्रेन को यूज़ किया गया और क्रेन भी, जो इतना बड़ा क्रेन बहुत मुश्किल है काम करने में, जनरली ऑयल कंपनियाँ के एरिया में काम करती है, वैसे क्रेन को लाया गया, यहाँ पे लगाया गया और काम करके और उसको सक्सेसफुली कर लिया गया। ये जो है अहमदाबाद में बुलेट ट्रेन जो है वो जस्ट मणिनगर और अहमदाबाद के बीच में चेंज करती है। जितने भी रेलवे की ट्रैक है, इंडियन रेलवे की ट्रैक है, उसको बुलेट ट्रेन क्रॉस करके इससे वेस्ट की हो जाती है। तो वो काम किया गया, काम तेजी से चल रहा है। जो अंडर सी टनल है महाराष्ट्र वाले पोर्शन में, उसमें भी तेजी से काम चल रहा है
और जो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बिल्डिंग के जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं उसमें भी काम तेजी से चल रहा है। तो ओवरऑल बुलेटिन में बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस है और गुजरात के पोर्शन में तो बहुत ही चैलेंजिंग है। जी, हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द हमें ये सपना हकीकत में बदलता हुआ दिखे। मैं बता दूं कि ये बुलेट ट्रेन जैसे है, बुलेट ट्रेन का जो 12 स्टेशन है, तो यहाँ पे अहमदाबाद और साबरमती ये 2 बड़े स्टेशन होंगे जो अहमदाबाद एरिया में है। ये दोनों स्टेशन जो हैं मेट्रो से भी जुड़े हुए हैं जी। और अभी जो एक हाल में यहाँ से धोलेरा लाइन, सारखेत से धोलेरा लाइन को कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है। ये 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो अगर किसी को धोलेरा जाना हो, जो कि सेमीकॉन का हब होगा, मतलब सेमीकॉन इंडस्ट्री बैठ रही है, वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्री आ रही है, तो उनको अगर जाना हो तो अगर वो बॉम्बे से चलते हैं तो 2 घंटा 5 मिनट में यहाँ पहुँचेंगे और अगले 48 मिनट में यहाँ से धोलेरा पहुँच जाएंगे। तो आप सोचो कि 2.5 से 3 घंटे में धोलेरा पहुँच जाएंगे और कोई भी समय उनका बर्बाद नहीं जाएगा, क्योंकि बुलेट ट्रेन में बैठ करके भी वो आराम से काम करते हुए आ सकते हैं और जाते समय भी काम कर सकते हैं और बिना किसी थकान के, बिना किसी इसके आराम से जर्नी भी कर सकते। નવી ટ્રેન શરૂ થવાની સાથે સાથે સર છેલ્લા એક દાયકામાં રેલવે સ્ટેશનો પણ બહુ મોટા પાયે બદલાઈ રહ્યા છે, એક મોટો કાયાકલ્પ થઈ રહ્યો છે। તો બદલાતા સમય પ્રમાણે આપણા સ્ટેશન જે આજે વૈશ્વિક કક્ષાના બનવા જઈ રહ્યા છે અને અમદાવાદ અને સાબરમતી સ્ટેશન તો આ પ્રવાસના સાક્ષી બની રહ્યા છે, તો આ પુનર્વિકાસની જે કામગીરી છે અમદાવાદ અને સાબરમતી સ્ટેશનની એ અંતર્ગત હાલ કેટલું કામ પૂર્ણ થયું છે અને આવનાર ભવિષ્યમાં આપણા અમદાવાદના નાગરિકોને કયા કયા પ્રકારની સુવિધા એમાં મળશે? इसमें जो पहला जो ट्रायल किया गया था गांधीनगर स्टेशन का था जी। गांधीनगर जो कैपिटल स्टेशन है उसमें होटल भी एक बना हुआ है और उसके साथ साथ महात्मा मंदिर का पूरा प्रोजेक्ट है। तो वो पहला एक्सपेरिमेंट था और रानी कमलापति भोपाल का वो दूसरा एक्सपेरिमेंट था, जिसको लेकर के एक्सपीरियंस गेन किया गया कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए और यहाँ के परिप्रेक्ष्य में, मतलब इंडिया के परिप्रेक्ष्य में कैसे वर्ल्ड क्लास स्टेशन डेवलप हो। कॉपी करना तो बहुत आसान है, लेकिन कॉपी करने से वो चीज़ नहीं आता है, लोगों का वो एस्पेक्ट नहीं आता है जो यूजर एक्चुअली यूज कर पाए। तो उसे को एस्पेक्ट को लेकर के यहाँ काम किया गया और अहमदाबाद स्टेशन 2,379 करोड़ का काम तेजी से चल रहा है। साबरमती 335 करोड़ में काम करीब 80% काम हो गया है। फिजिकल 85 के आसपास है और फाइनेंशियल 80% के आसपास है और अगले सितंबर तक तो साबरमती स्टेशन का पूरा काम खत्म हो जाएगा। और अभी भी आप जाकर के देखें साबरमती स्टेशन में तो आपको फील आएगा कि ये पूरा का पूरा एरिया कवर है। जो रू प्लाजा है वो 87 मीटर बाई 37 मीटर का है और लोगों को सबको ऊपर जाना है। अभी होल्डिंग एरिया का 20-21 स्टेशन में अक्रॉस इंडिया काम हो रहा है, वहाँ भी होल्डिंग एरिया का काम हो रहा है, जैसे होली हो, दीपावली हो, छठ हो। तो हमारे जो ईस्टर्न बाउंड लोग हैं जो इस एरिया में काम करते हैं, इंजीनियर से, वो घर जाना चाहते हैं तो उसमें एकाएक भीड़ आती है। उनको भी एकोमोडेट करने के लिए कोशिश किया गया है कि उनको भी एकोमोडेट करें कि वो आराम से आए, आराम से बैठे, आराम से जाएं। तो ये पूरा का पूरा होलिस्टिक अप्रोच लेकर के यहाँ पे उधना में, सूरत में भी 1,200 करोड़ का काम चल रहा है। इसके अलावा भुज में 201 करोड़ का काम हो रहा है, सोमनाथ में 157 करोड़ का काम चल रहा है, जूनागढ़ में 100 करोड़ का काम चल रहा है। तो ये सारे स्टेशन हैं, सारे जगह काम बहुत अच्छा से है, बहुत प्रोग्रेस में है। और अहमदाबाद में मैं बताऊं कि ये वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेशन डेवलपमेंट का प्रोग्राम है और इसका जो रूफ प्लाजा है, इसमें मतलब लाख से ज्यादा आदमी रूफ प्लाजा में ऊपर बैठ सकते हैं। 2 बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं जिसमें कि जिसको कि हम लोग साउथ कॉम्प्लेक्स बोलते हैं अहमदाबाद में, जो कि कालूपुर साइड में है। आप जान करके आपको आश्चर्य होगा कि उसमें अभी 8 फ्लोर का काम कंप्लीट हो गया है, नीचे के 2 फ्लोर है, मतलब 10 फ्लोर का काम हो गया है। उसके ऊपर और 8 फ्लोर का काम होना है, उसमें भी काम तेजी से चल रहा है। तो किसी भी जगह पे स्टेशन डेवलपमेंट का काम करना बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन चलते हुए ट्रेन में जी ये सबसे जब ट्रेनें चल रही हैं उसमें ट्रेनों को कैंसिल नहीं करना है, उसमें ट्रेनों को एडजस्ट करके चलाना और सारी सुविधाओं को देते हुए चलाना, ये बहुत ही हरकुलियन टास्क है और ये चैलेंज इंडियन रेलवे ने लिया है और उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर रहा है। બરાબર, જેમ આપણે કીધું એમ અમૃત ભારત સ્ટેશન યોજના હેઠળ મોટા સ્ટેશનોની સાથે સાથે નાના સ્ટેશનોનો પણ આજે પુનર્વિકાસ થઈ રહ્યો છે અને જ્યારે પણ કોઈ સ્ટેશનનો વિકાસ થાય છે તો ચોક્કસપણે આજુબાજુના જે લોકો હોય, સ્થાનિક લોકો, સ્થાનિક કલા, સંસ્કૃતિ, એ બધાને જ એક મોટો ફાયદો થતો હોય છે। તો આ દિશામાં જે રેલવેએ શરૂ કરાયેલી વન સ્ટેશન વન પ્રોડક્ટ પહેલ છે, જેથી સ્થાનિક કલાકારો કે સ્થાનિક ઉત્પાદનો એને એક મંચ પૂરો પાડવામાં આવી રહ્યો છે, તો શું કામ આજે ગુજરાતમાં આ પહેલ હેઠળ થયું છે અને એનો કેટલો ફાયદો સ્થાનિક શિલ્પકારો હોય કે સ્થાનિક કલાકારો હોય એને મળ્યો છે?
देखिए, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट जो कॉन्सेप्ट है, इसमें इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि कोई भी आदमी आकर के काम ले सकता है, अपना वो जो शॉप है, जो बेचने का जगह है, वो ले सकता है। उसमें यही है कि स्टेशन मास्टर उसको लॉटरी करता है। अगर 50 लोगों ने अप्लाई किया इस महीने के लिए, तो लॉटरी किया, तो वो 15-15 के दिन के रोस्टर में उनको मिल जाएगा। दूसरा चैलेंज क्या है कि इसमें पैसा बहुत ही नॉमिनल है, मतलब पूरे महीने भर का 1500 रुपये के आसपास। तो जो हमारे जो आर्टिजन हैं, जो हैंडीक्राफ्ट मेकर हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म कि उनके प्रोडक्ट जो बेस्ट ऑफ द मार्केट प्लेस है वहाँ पे जाए, उनका प्रचार हो, प्रसार हो और सेल भी हो। तो ये एक प्रयास इंडियन रेलवे ने अक्रॉस द इंडिया किया। मतलब आप देखिएगा विशाखापट्टनम में वहाँ के छोटे से टॉयज हैं, वाराणसी में देखिएगा तो वहाँ आजमगढ़ की पॉटरी मिलेगी आपको। आजमगढ़ की पॉटरी लेने के लिए आपको आजमगढ़ जाना पड़ता, अदरवाइज वो वहीं मिल रही है और उसी रेट में मिल रही है। और जो बेचारा जो आदमी बेच रहा है उसके लिए है कि आसानी से ला करके यहाँ बेच रहा है और उसको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल रहा है। उड़ीसा में भी ऐसे ही कुछ, जैसे संबलपुर में और उड़ीसा के डिफरेंट जगह में मुझे मालूम है कि उनको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलने लगा। साड़ी बनाते थे लोग और साड़ी जा रही है उनके बाहर। अब ना वो उनकी बोलिए कि अब सर जरूरत नहीं है कि मेरा मार्केटिंग हो गया, अब दूसरा आदमी वहां आकर के अब शॉप को चला रहा है। तो ये एक तरह से हमारे आर्टिजन को, हमारे हैंडीक्राफ्ट मेकर्स को, हमारे टॉयज मेकर को, हमारे जो बुनकर हैं उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है और बड़ा नाम मिल रहा है। એક વાત આપણે ચોક્કસથી અહીંયા કહેવી જોઈએ કે માત્ર સ્ટેશનનો વિકાસ અથવા તો નવી ટ્રેનોની શરૂઆત એટલું જ આ 12 વર્ષમાં થયું નથી, પરંતુ એક પાયાની સુવિધા આપણે કહીએ એ દિશામાં પણ બહુ મોટું કામ થયું છે। જો એ પાટાનું બેવડીકરણ હોય કે ઇલેક્ટ્રિફિકેશન હોય કે સ્ટેશનની સ્વચ્છતા હોય, તો સર છેલ્લા 12 વર્ષમાં આપણે ડબલિંગની વાત કરીએ કે ઇલેક્ટ્રિફિકેશનની વાત કરીએ તો કઈ મોટી સિદ્ધિઓ રહી છે જ્યારે આપણે ગુજરાતની વાત કરીએ ત્યારે? पहले बताऊं ट्रैक, कितना ट्रैक बना? तो 2900 किलोमीटर के ट्रैक बने। ये कितना ट्रैक होता है 2900 किलोमीटर? श्रोतागण मैं बताऊं, डेनमार्क रेलवे पूरा जो है कंट्री है, उसके बराबर इस 12 साल में केवल गुजरात में ये डेवलपमेंट हुआ, ये ट्रैक बिछे। और अगर मैं पूरे इंडिया को देखूं तो इस 12 साल में आपको बताऊं कि ये टोटल करीब 36,000 किलोमीटर का ट्रैक बना, नया ट्रैक। 36,000 का मतलब कितना बड़ा हुआ? एक जर्मन रेलवे के बराबर, एक फ्रांस के रेलवे के बराबर। तो ये बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के इस क्षेत्र में इतना डेवलपमेंट हो रहा है। इलेक्ट्रिफिकेशन का देखें जी, 100% गुजरात में इलेक्ट्रीफाइड हो गया। 100% ट्रैक जो है गुजरात का इलेक्ट्रीफाइड है। अब इसका फायदा क्या है? डीजल कम, तो हमारे इंपोर्ट बिल कम, कंट्री को फायदा। अगर हम 2014 से अभी तक का करें तो 300 करोड़ के आसपास लीटर डीजल इंडियन रेलवे यूज करती थी, आज ये 100 से भी कम है जी। तीसरा आपको बताया स्टेशन डेवलपमेंट का काम उतनी तेजी से चल रहा है। अगर टोटल अगर किलोमीटर में हम देखें इलेक्ट्रिफिकेशन का पूरे अक्रॉस द इंडिया का, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि केवल 2 रेलवे जो है वो 99% से ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रीफाइड है, स्विट्जरलैंड और इंडिया। वर्ल्ड के मैप में अगर देखिए तो 2 ही ग्रीन रेलवे दिखता है, वो एक इंडिया का और स्विट्जरलैंड का किलोमीटर बहुत कम है हमारे कंपेरिजन में। लेकिन बड़े रेलवे में केवल एक इंडिया दिखता है, तो ये बहुत बड़ी चीज है। अब आपको टनल के बारे में बताएं जी, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी है कि टोटल टनल का किलोमीटर पूरे इंडिया में 2014 के पहले केवल 125 किलोमीटर होता था और आज 468 किलोमीटर है। इंडिया का सबसे बड़ा टनल, चाहे कोई भी हो, रोड हो, रेल हो, पहला, दूसरा, तीसरा, जो ट्रांसपोर्ट टनल है, तीनों के तीनों USBRL जो कश्मीर है, जो जम्मू से लेकर के श्रीनगर को जोड़ने वाली जो ट्रेन बनी है ना अभी ट्रैक, जिसका कि हाल में PM साहब ने पिछले साल इनॉग्रेशन किया था, उसमें जो ब्रिजेज हैं, चेनाब ब्रिज, एफिल टावर से भी ऊंचा है। और केवल वो ब्रिज केवल एक नहीं है कि एक बनाया रेलवे ने, बोगीबिल जो कि असम में है, एशिया का सेकंड बिगेस्ट। अभी हाल में भैरवी सारंग सेक्शन का इनोवेशन किया गया, उसके ब्रिज 90 मीटर के पिलर्स है। नोनी ब्रिज जो मिजोरम में है, वर्ल्ड का हाईएस्ट पिलर ब्रिज है, वो बन के तैयार हो गया है। आप पम्बन ब्रिज के बारे में जानते होंगे, रामेश्वरम में जी। मतलब कि पहले वाला जब पम्बन ब्रिज था खुलता था, आर्क ऊपर होता था और तब उसके नीचे से शिप जाती थी, अभी वर्टिकल लिफ्ट कर जाता है। तो ऐसे ऐसे वर्ल्ड के मार्वल इंडियन रेलवे ने बनाया है, इंडियन रेलवे के इंजीनियर्स ने बनाया है,
ચોક્કસપણે મજબૂત પાયો જ એ ભવ્ય ઇમારતનો આધાર હોય છે અને એની સાથે સાથે એક બીજો મુદ્દો પણ આવતો હોય છે જે સુરક્ષાનો હોય છે. હમણાં આપણે જેમ વાત કરી એમ સ્વદેશી ટેકનોલોજી ઉપર આજે રેલવે બહુ જ ભાર આપી રહી છે અને કવચ એનો એક મોટો દાખલો છે. તો કવચ જેવી ટેકનોલોજી જે છે એ અંતર્ગત આજે એના અમલીકરણમાં ખાસ કરીને સ્ટેશન ઉપર કે રેલવે પ્રવાસમાં જ સુરક્ષા વધારવા માટે કેવી રીતે એનું અમલીકરણ થઈ રહ્યું છે અને શું એ દિશામાં આજે કામ થયું છે? कवच जो है वो सिग्नलिंग सिस्टम का पार्ट है. अभी जो भी सिग्नलिंग सिस्टम होते थे उसमें ETCS जो है वो यूरोपियन सिस्टम होता है, जापानी सिस्टम होता है. ये पहली बार सिस्टम है जो कवच का वो इंडियन रेलवे ने इंडियन इंडस्ट्री के साथ मिलकर बनाई जी. और इसका ट्रायल जो है होकर के सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो रहा है. और श्रोतागण को बताऊं मैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये वर्ल्ड की चीपेस्ट और मोस्ट रिलायबल टेक्नोलॉजी है. इसको सिल 4 बोलते हैं. सिल 4 प्रूव्ड है. इसका मतलब है कि सेफ्टी एंड इंटीग्रिटी लेवल जो है इसका वो ऐसा है जिसमें कि अगर 10,000 चाल तक अगर ट्रेवल करे इसमें कोई तो एक फेल्योर के चांसेस है. अभी 4.0 पे काम चल रहा है. 5.0 पे भी हम जाएंगे जी. 4.0 में जो टेक्नोलॉजी है उसमें ड्राइवर को बहुत ही हेल्प मिलेगा. और उसमें क्या है कि ड्राइवर का कॉस्ट ऑर्डर मेंटेन करना, ब्रेकिंग सिस्टम, एक ट्रेन का दूसरे ट्रेन से टकराना, ये सारे एस्पेक्ट को लिया गया है. इसमें स्टेशन कवच है, एक स्टेशन के ऊपर लगा हुआ है. एक ट्रेन कवच जो ट्रेन के ऊपर लगा हुआ है. दूसरा है RFID जो कि हर स्लीपर पे कुछ कुछ डिस्टेंस पे लगा हुआ है. तो उसके बेसिस पे स्लीपर को रीड करता है उसके किलोमीटर को. जो ट्रेन का कवच है वो एंटीना से ट्रांसफर करके स्टेशन कवच को बताता है कि हम यहाँ पे हैं. और अकॉर्डिंगली अगर कोई दूसरी ट्रेन उसी सेक्शन में घुस रही है तो जैसे ही वो एक डिस्टेंस से आएगा, सेफ्टी डिस्टेंस के अंदर आएगा, जैसे 2 किलोमीटर के अंदर आता है, 1.2 किलोमीटर में हमारा ब्रेकिंग सिस्टम लगता है. तो अगर वो आ जाता है तो अपने आप रुक जाएगा. तो जब इसका एक बार पहली बार एक्सपेरिमेंट किया गया तो सरप्राइज होंगे आप कि हमारे एक तरफ चेयरमैन थे, चेयरमैन रेलवे बोर्ड, और दूसरी तरफ हमारे मिनिस्टर साहब थे अश्विनी वैष्णव जो रेलवे के मिनिस्टर हैं. तो सारे ऑफिसर डर रहे थे कि पता नहीं फेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा. तो सर ने बोला नहीं, एक तरफ मैं चलता हूँ और एक तरफ चेयरमैन चलेंगे. उसके दोनों तरफ से ट्रेन आई, पूरी फुल स्पीड में चली सेक्शन में, और जैसे ही वो 5 किलोमीटर के अंदर आई अपने आप ब्रेकिंग लगने लगा. हम लोग को लगा कि कहीं ड्राइवर तो नहीं लगा रहा है. हम लोगों ने पूछा ड्राइवर से कि क्या भाई तुमने तो ब्रेक नहीं लगाया? बोला नहीं सर, अपने आप लग रहा है जी. मतलब बहुत बड़ा, और ये बहुत बड़ी चीज, अपने आप गाड़ी आके रुक गई. और ऐसा ही लेवल क्रॉसिंग गेट में, अगर लेवल क्रॉसिंग गेट खुला हुआ है तो अपने आप ब्रेक लग रहा है. मतलब ड्राइवर्स के लिए जो एम्पावरमेंट है इससे, जो सेटिस्फेक्शन है उनके चेहरे पे, वो काबिल तारीफ है. और इसके साथ साथ सेफ्टी, क्योंकि पैसेंजर सेफ रहेंगे. जो इम्प्रूवमेंट है इस टेक्नोलॉजी के चलते, क्योंकि इससे कैपेसिटी इंक्रीज करेगी मैनीफोल्ड, तो वो उसकी अलग फायदे होंगे. तो ऐसे अगर देखा जाए कि इस टेक्नोलॉजी को जो हम बना रहे हैं 1 किलोमीटर में, ये वर्ल्ड का सबसे सस्ता टेक्नोलॉजी होगा. और हम अपने यहाँ बनाने के बाद ऑलरेडी डिमांड डिफरेंट वर्ल्ड से आ रहा है कि भाई हमारे यहाँ भी कवच लगा है, हमारे यहाँ भी कवच लगा है. तो बहुत जल्द ઇન્ડિયા કે ટેકનોલોજી કા ડંકા પૂરે વર્લ્ડ ઓવર में बजेगा. સુરક્ષાની સાથે સાથે આજે બીજી કોઈ રેલવેની મોટી સફળતા હોય તો એ ડિજિટલ સેવાની છે. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે આજે રેલવેની તમામ સેવાઓ આપણને એક ક્લિક પર જ ઉપલબ્ધ છે. ટિકિટ બુકિંગથી લઈને પાર્સલ સર્વિસ સુધી આજે ડિજિટલ ઇન્ડિયા હેઠળ રેલવેમાં બહુ મોટું પરિવર્તન આવ્યું છે. શું કહેશો આ પ્રવાસ વિશે? देखिए, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में हर कोई आदमी जो पहला कंप्यूटर अगर देखा तो वो रेलवे के PRS में लिखा, रेलवे के टिकटिंग सिस्टम में देखा. टिकट जो है वो किस तरह लोगों तक पहुंचाया जाए. पहले जो टिकट का ये सिस्टम था मैनुअली बनाया जाता था कि यहाँ से इतना बर्थ, यहाँ से इतना बर्थ, इतना बर्थ, कोटा ऐसे रिलीज करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे. इसको PRS सिस्टम में डाला गया, एकदम पारदर्शक. और अब तो इस लेवल पे आ गया है कि एक साथ कितने भी आदमी ज्वाइन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. अब तो हम उसको चेक इन कर रहे हैं कि एक साथ ज्वाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक साथ इतने लोग ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं मेरा टिकट तुरंत ही खत्म हो गया. तो चूंकि एक साथ इतनी फैसिलिटी दी रेलवे ने, इतना इम्प्रूवमेंट किया, तभी ये संभव है. दूसरा कि जो हमारे स्टेशन हैं, डिजिटल स्टेशन हम उसको बोलते हैं. तो पहले सिग्नल ऑपरेट होते थे वो मैनुअली लीवर फ्रेम में होते थे. अभी जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ये है वो डिजिटल स्टेशन का भी होना है. अभी टोटल हमारे करीब 4,000 स्टेशन डिजिटल स्टेशन हो गए. आप आराम से माउस के क्लिक पे ट्रेन का मूवमेंट डिसाइड करते हैं और पूरी सेफ्टी के साथ करते हैं. तो गलती होने के चांसेस कम, इम्प्रूवमेंट ज़्यादा. तीसरा
जो सबसे बड़ा ये है कि वर्ल्ड का ये पहला रेलवे है जो अपने ग्रीवांस रिडर्सल जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू करता है, जी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे करता है। किसी भी श्रोतागण को अगर कोई भी परेशानी हो, आप रेलवे इंडिया को ट्वीट करें, और अगर आधे घंटे के अंदर आपको रिस्पांस नहीं मिला तो देखिए तब उसके एस्केलेटिंग फैक्टर लगे हुए हैं, तो उसके जो ब्रांच ऑफिसर है उनके पास चला जाता है, फिर उसके ऊपर डीआरएम के पास चला जाता है, उसके बाद जीएम के पास चला जाता है, और ये पर्सनल लेवल पे मिनिस्टर साहब भी मॉनिटर करते हैं कि लोग कितने जल्दी कितने देर में ग्रीवांस रिडर्सल कर रहे हैं। जरूरत हो 139 को फोन कीजिए, डिजिटली आपका फोन रिकॉर्ड हो जाएगा और इमीडिएटली एक्शन होगा। उसके बाद देखिए कि रेलवे के जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो कैसे आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये पूरा का पूरा એમ્પાવરમેન્ટ ये વર્લ્ડ का सबसे बड़ा પ્રોગ્રામ है। ડિજિટલ ક્રાંતિએ તો મુસાફરોનો અનુભવ ખૂબ જ સરળ બનાવી દીધો છે। તો આ કાર્યક્રમના અંતમાં હું ચોક્કસ આપણી પાસેથી જાણવા ઈચ્છું છું કે ભાવિ રેલવેનું શું હશે અને ભવિષ્યની આવનાર ભવિષ્યમાં ગુજરાતના રેલવે નેટવર્કને એક વિશ્વ કક્ષાનું બનાવવા માટે શું વિઝન કે શું યોજના આજે રેલવેની છે? अभी मैं बताऊं, रेलवे के 4 आयाम होते हैं। जी। पहला ट्रैक, दूसरा स्टेशन, तीसरा कोचेज और वैगन। पैसेंजर के टर्म में कोचेज और वैगन के टर्म पे जो फ्रेट जाता है उसके टर्म में वैगन, और चौथा इंजन। तो हमारे यहाँ व्हील का प्रॉब्लम होता था। फोर्ज व्हील जो हाई स्पीड की फोर्ज व्हील है उसके लिए हमको अलग अलग जगह से लाना पड़ता था। तो यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा था, यूक्रेन एक मेजर ये है जहाँ से व्हील आता था। उस समय के क्राइसिस को देखते हुए यहाँ पे डिसाइड किया गया कि नहीं, हम व्हील खुद बनाएंगे। फोर्ज व्हील के लिए हम लोगों ने टेंडर किया, उसमें ऐसा प्रोविजन किया कि इंडियन कंपनी ही उसको ले सकती है। जी। हमारा व्हील का रिक्वायरमेंट करीब 1 लाख व्हील का है, और उसकी फैक्ट्री को बैठाया गया, और आपको आज जानकर आश्चर्य होगा कि हमने 30 साल का एश्योरेंस दिया कि 30 साल तक हम उसको 1 लाख व्हील हर साल लेंगे। उसके बल पे जो कंपनी है उसने जो अपनी फैक्ट्री डाली 4 लाख व्हील की, वो 1 लाख व्हील हमको देगा, इंडियन रेलवे को देगा, और बाकी 3 लाख व्हील एक्सपोर्ट करेगा। तो जो हम इंपोर्ट करते थे वो एक्सपोर्ट में चेंज हुआ। वैगन, हमारे यहाँ जो वैगन होते थे पहले 5,000 8,000 वैगन ऐसे बनते थे। फिर ये हुआ कि जो वैगन मैन्युफैक्चरर थे वो बड़े कंफ्यूज होते थे कि क्या करें। हर साल का हर बार का एक ही बार आता था कि भाई इस साल 5,000 लेंगे आपसे, सबको ऑर्डर जाता था। 50 लोग हैं तो किसी को 100, किसी को 400, किसी को 500, ऐसे में था। अब लॉन्ग टर्म का कॉन्सेप्ट बनाया गया कि पहले तो वैगन का रिक्वायरमेंट जो देश का रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे किया गया। 30-30 हज़ार वैगन बनाने के काम किए गए एक साल में, और उनको लॉन्ग टर्म दिया गया कि 30,000 वैगन आज इस साल, अगले साल 30,000, अगले साल 30,000। तो अब उसके बल पे जो वैगन इंडस्ट्रीज के जितने लोग पार्टिसिपेंट थे, अब वो अपनी नई इंडस्ट्री, नए ये ग्रोथ, वो सब चीज डालना स्टार्ट की। और इसका यही कारण है कि जो वैगन पहले मतलब 10 से 14 में 1 लाख वैगन बनते थे, अभी 2,35,437 वैगन बनाया है पिछले 10 साल में। अगर मैं देखूं तो लोको के प्रोडक्शन में वो 4,000 लोको प्रोड्यूस हुए 10 साल में पिछले, और इन 10 साल में 12,763 लोको उसके प्रोडक्शन में। उसी तरह से देखूं अगर LHB जो वैगन जो हमारे ये है, टोटल कोचेज जो बने वो करीब 2,337 केवल बने थे 10 साल में, और ये 49,354 LHB कोचेज बने। ये सब इस तरह से बनाए गए, इस तरह से इंडस्ट्रीज को इन्वॉल्व किया गया कि हमारे यहाँ इंडियन इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो, और उससे प्रोडक्शन भी फायदा हो रहा है और एक्सपोर्ट भी बढ़ गया। क्योंकि ये जो इंडस्ट्री जो इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट की, अपने को ग्रोथ की, तो नाउ दे आर एबल टू कम्पीट विद द वर्ल्ड मार्केट। क्योंकि यहाँ पे स्केलिंग फैक्टर सीख गया, और स्केलिंग से उनका कॉस्ट कम हुआ, कॉस्ट कम होने से वर्ल्ड मार्केट में कम्पीट करने लगे। आपको जानकर ये भी आश्चर्य होगा कि जो कंटेनर के जो स्टील होती है, कॉटन स्टील से बनता है, वो इंडिया में बनता ही नहीं था। फिर बाद में इसको देखा गया कि कौन से स्टील से बनता है, कैसे बनता है, और आज गुजरात बना रही है इसको। क्या बात है। तो ये बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जिसको कि इंडियन रेलवे ने आत्मसात किया है, जिससे कि हमारे खुद की इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रही है, जो कि पहले हम इंपोर्ट करते थे, और अब उसको प्रोड्यूस ही नहीं कर रही है, एक्सपोर्ट भी कर रही है। सर, આજે તમે રેલવેના આ આધુનિક વિકાસની યાત્રાનો અમારા શ્રોતાઓને પરિચય અપાવ્યો, તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર। શ્રોતા મિત્રો, 12 વર્ષના આ સુશાસન કાળમાં ભારતીય રેલવે માત્ર પાટા પર જ દોડી નથી, પરંતુ વિકાસની નવી ઊંચાઈઓ પણ સ્પર્શી રહી છે। આશા છે કે આવનાર ભવિષ્યમાં રેલવેનો આ વિકાસ વધુ ઝડપથી થશે અને આપણે બધાને જ વૈશ્વિક કક્ષાની સુવિધાઓ મળશે। આ સાથે જ આ કાર્યક્રમ અહીં પૂર્ણ કરીએ છીએ। ફરી મળીશું એક નવા વિષય સાથે। ત્યાં સુધી નમસ્કાર।
હમણાં જ આપ સાંભળી રહ્યા હતા 12 વર્ષ સુશાસનના શ્રેણી અંતર્ગત ભારતીય રેલવે વિકાસની નવી સફર અંગે વિશેષ ચર્ચામાં ભાગ લઈ રહ્યા હતા પશ્ચિમ રેલવે અમદાવાદના ડિવિઝનલ રેલવે મેનેજર વેદ પ્રકાશ અને આકાશવાણી અમદાવાદના સંવાદદાતા અપર્ણા ખૂંટ.